तो कैसे हैं आप लोग? मैं के द्विवेदी, कन्वीनर वेबिनार एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ सेलमार्क, आप सभी का इस वेबिनार पोस्ट कोविड-19 एरा टुवर्ड्स बेटर गवर्नेंस फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में स्वागत करता हूं। आजकल ये महसूस किया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान पर्यावरण में बहुत सुधार हुआ है, पर्यावरण स्वच्छ भी हुआ है, जीव जंतु जानवर सभी अपने प्राकृतिक स्वभाव को महसूस कर रहे हैं। आज लॉकडाउन में ढील भी दी जा रही है। इस रिलैक्सेशन से मानव व्यवहार को रेगुलेट और कंट्रोल भी किया जा रहा है। हम लंबे समय तक लॉकडाउन को कंटिन्यू नहीं कर सकते। लॉकडाउन के दौरान या कोविड के समापन पे हमारी क्या नीतियां होनी चाहिए जो हम मानव व्यवहार को मर्यादित कर सके, क्योंकि कोविड के दौरान जो हमारे वेस्ट गार्बेज हैं, जैसे मास्क, इंजेक्शन, पीपीई किट, आज इनका निस्तारण किस प्रकार हो, आज एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि आज ही न्यूज आया कि गाजियाबाद के गार्बेज में यूज्ड पीपीई किट मिला। यमों ने जांच के आदेश भी दिए। अतः इस तरह की चुनौतियों से निपटना मानव जीवन की प्राथमिकता बनती जा रही है। इसके अतिरिक्त वेट मार्केट, बुश मीट, वाइल्ड लाइफ तथा क्लाइमेट चेंजेस में किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं या आने वाली हैं और उनसे निपटने के लिए कानून एवं सामाजिक व्यवस्था बनाए जाने चाहिए, उस पर आज हम सभी होने वाले चर्चा से अवश्य ही लाभान्वित होंगे। This webinar is presided over by the Honorable Vice Chancellor of the Gautam Buddha University, Professor भगवती प्रकाश शर्मा। हमारे बीच वेबिनार के चीफ गेस्ट एवं की नोट स्पीकर श्रीमान गोपाल आर्या जी हैं, जो जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर एनपी मलकानी सर, जो डीन स्कूल एंड अप्लाइड साइंस गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी तथा वेबिनार के एडवाइजर भी हैं। वेबिनार के पैट्रॉन तथा लॉ स्कूल के डीन प्रोफेसर एस के सिंह सर हैं। आप सभी गणमान्यों का हम हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करते हैं। वेबिनार में ऑनलाइन उपस्थित स्टूडेंट, सोशल वर्कर, फैकल्टी मेंबर्स, हेड एंड डीन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड द यूनिवर्सिटी का हम सहृदय से स्वागत करते हैं, जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं। माननीय कुलपति महोदय के अनुमति से वेबिनार के चीफ गेस्ट एवं कीनोट स्पीकर श्रीमान गोपाल आर्या जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय गोपाल आर्या जी वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के अखिल भारतीय संयोजक हैं। आपने 1980 में एमईएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से मैकेनिकल में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की। आपने 15 वर्ष तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में राजस्थान तथा दिल्ली क्षेत्र संगठन मंत्री रहते हुए राष्ट्र तथा समाज सेवा में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। माननीय गोपाल जी से अनुरोध है कि कृपया आप आज के इस प्रासंगिक विषय पर प्रकाश डालते हुए अपने ज्ञानवर्धक विचारों से हम सभी को मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। आदरणीय श्रीमान गोपाल आर्या जी। सभी को नमस्कार। इस वेबिनार में जिन्होंने आमंत्रित किया है, वहाँ के कुलपति श्री भगवती प्रकाश जी, वहाँ के अधिकारीगण, इसमें उपस्थित सभी बुद्धिजीवी बंधु भगिनी। वैसे मैं बता दूं, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और पर्यावरण से मेरा बहुत ज्यादा संबंध नहीं था। मैं पर्यावरणविद भी नहीं हूं, लेकिन अभी पर्यावरण का दायित्व आने के बाद पर्यावरण के बारे में सोचते सोचते जो मुझे कुछ अनुभव आया, जो मैंने आप जैसे लोगों से मिलकर सीखा, मैं उसी के बारे में सबको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। जैसा हमारा आज का विषय है कि पोस्ट कोरोना 19, ये पोस्ट कोरोना 19 क्या है और कोरोना अभी है तो इसके बाद क्या होगा। तो पहले तो अभी कोरोना के बारे में हमको विचार करना पड़ेगा, इसलिए मैं अपनी बातचीत को 3 भागों में रखूंगा। और पहला है कि अभी हमारी वर्तमान परिस्थिति क्या है, इस बात पर मैं अपने कुछ विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरा है
कि पर्यावरण संरक्षण और बायोडाइवर्सिटी के बारे में पहले हमको समझना पड़ेगा कि पर्यावरण क्या है और उसके संरक्षण करने का मतलब क्या है। ये दूसरा काम करना पड़ेगा। और तीसरा बिंदु है कि हमारी भूमिका क्या है इसमें, हमको क्या करना है। ऐसे मैं 3 भागों में अपना ये विषय रखूंगा। पहली बात यह है कि देश की वर्तमान परिस्थिति, तो मैं ऐसी बातचीत करते करते मेरे मन में 2-3 बातें आई कि ये कोरोना है क्या। तो मुझे वो भगवान कृष्ण की बात याद आ गई कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। जब जब इस देश में, इस विश्व में ग्लानि मतलब अधर्म की ज्यादा हानि होगी तो मैं उस समय अवतार लूंगा। भगवान ने हमको कई प्रकार से, इस प्रकार से चेतावनी देने की कोशिश की विभिन्न प्रकार से कि ये मनुष्य अपने व्यवहार को और उसको कैसे ठीक कर ले। लेकिन शायद मनुष्य के समझ में नहीं आया और इसलिए उन्होंने ये कोरोना, जब जब युग परिवर्तन होता है तो उस युग परिवर्तन के लिए कुछ विशेष घटनाएं भगवान रचता है, परिस्थितियां कह दीजिए, भगवान कह दीजिए, गॉड कह दीजिए, वो रचता है। और ये वर्तमान युग में जो कोरोना आया है, ये कहते हैं कि हमारे किसी के द्वारा निर्मित है। तो किसके द्वारा निर्मित है? भले ही चीन ने इस कोरोना को इजाद किया हो और पूरे विश्व को पाठ देने की कोशिश की हो, लेकिन ये क्या है? तो मुझे पौराणिक एक कथा याद आ जाती है कि नरसिंह अवतार एक बार हुए थे और हिरण्यकश्यप हुए थे। तो ऐसे में बातचीत करते हुए ध्यान में कर रहा था कि ये कोरोना है क्या, जिसका फल नहीं, जिसको जो संपर्क करता है उसके लिए कुछ हो जाता है और संपर्क करने वाले के लिए भी हो जाता है। तो समझ में नहीं आया। तो मेरे ध्यान में आया कि ये जो हिरण्यकश्यप था उसको एक वरदान मिला हुआ था। वो वरदान ऐसा था कि वो है ना, दिन में भी नहीं मर सकता था, रात में भी नहीं मर सकता था, ऊपर भी नहीं मर सकता था, जमीन पर भी नहीं मर सकता था, इंसान से नहीं मर सकता था, भगवान से नहीं मर सकता था, और तो और वो कुल मिलाकर आसमान के नीचे और धरती के ऊपर कहीं पर भी मरने को तैयार नहीं। ऐसा एक व्यक्ति तय हुआ था। उसको व्यक्ति कहिए, अवतार कहिए, एक परिस्थिति कहिए, वो पैदा हुआ। लेकिन उसका आखिर तो निकला और उसमें प्रहलाद की सत्य, प्रहलाद का सात्विकता, प्रहलाद की पवित्रता ने उसको उस समय के परिस्थिति को बदला। तो क्या कहीं कोरोना ऐसी परिस्थिति में आकर इस इंसान को कुछ समझाने के लिए तो नहीं हुआ? इसलिए पहली बात मुझे लगता है कि क्या ये उस प्रकार का है। और दूसरा, हमारे यहाँ पर एक रक्त बीज के बारे में बताया जाता था कि एक रक्त बीज राक्षस होते थे, उसका रक्त जागरे उतने ही उतने राक्षस पैदा हो जाते थे। अभी की स्थिति में भी यही है कि ये कोरोना जिसको पॉजिटिव आया उसके साथ रहने वाला, साथ के साथ रहने वाले ऐसे रक्त बीज पैदा होते जा रहे हैं। तो क्या ये कोई पौराणिक पारंपरिक इस प्रकार की परिस्थिति, जब अधर्म का इतना स्थिति आ जाती है कि उस स्थिति में ऐसी वर्तमान में क्या ऐसी परिस्थिति बनी है क्या, हमको इस दृष्टिकोण से लेना चाहिए, लेना पड़ेगा कि कोरोना की वर्तमान इतनी भयावह स्थिति है कि जिसको हो जाए वो ये सोचता है कि मैं घर में घर जैसे नहीं रह सकता, इतना अस्पृश्य हो जाता हूं, उस कष्ट को और उस तनाव को झेल नहीं सकते। और इसलिए विचार करने की बात है कि वर्तमान इस कोरोना की आखिर हमको क्या देना चाहता है। तो यहां से मैं शुरू करता हूं कि हमको 3R के बारे में विचार करना पड़ेगा। ये परिस्थितियां हमारे लिए निर्माण करती है। 3R का मतलब, इसने हमको कहा है कि भैया प्रकृति और इस सामाजिक व्यवस्थाओं को यदि भंग करेंगे, उसके लिए कोरोना ने एक रीसेट बटन हमको दिया है कि मैं रीसेट करना है हमको, और रीसेट करके हमको अपनी जिंदगी को रीडिफाइन कर, और
और जिंदगी को रिफाइन करने के बाद उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि कोरोना ने रीसेट बटन दबा दिया है और उसके कारण पूरे विश्व में इतने लोग, और ये भी बता दिया है कि कोई ताकतवर नहीं है जो अपने आप को बहुत ताकतवर, बहुत साधन संपन्न और मेडिकल व्यवस्थाओं में सर्वगुण संपन्न मान रहे आने वाले बड़े बड़े देशों को भी इसके सामने नतमस्तक होना पड़ा है। तो फिर आखिर शक्ति क्या है, ये विचार करने की आवश्यकता है। तो उसने ये रिसेट बटन दबा दिया है कि अब आप देख लीजिए, समझ लीजिए, अपनी जिंदगी को रिडिफाइन कर लें। और इसलिए हमने रिडिफाइन किया। अब हमको रिडिफाइन करना है। इस कोरोना के काल में इतने दिन हमने रिडिफाइन करने के लिए, सोचने विचारने के लिए लगाए कि हम घर में रहकर और कितने न्यूनतम आवश्यकताओं में, मैं आगे वो लेने वाला हूं, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। जो व्यक्ति पहले बाहर के खाने के बिना नहीं कर सकता, मैं मजाक में एक बात, हमारे कुछ मित्र उनसे हो गया है, वो कहने लगे कि जी घर में रहकर हमारा तो पेट खराब हो गया, क्योंकि यहाँ रोज 7 दिन में 7 दिन घर का खाना पड़ रहा है। हम 7 दिन में 5 दिन बाहर का खाना खाते थे, होटल का खाना खाते थे, हमारा पेट ठीक रहता था। घर का खाना खाने से पेट खराब होता है, ये रिडिफाइन करना पड़ेगा। नेचर के प्रति देखने का रिडिफाइन करना पड़ेगा। फैमिली बॉन्डिंग के लिए हमको क्या करना चाहिए, इसको रिडिफाइन करना पड़ेगा। और अभी जो ये आज का विषय है कि पोस्ट कोरोना, यानी हमको अपनी जिंदगी को रिडिफाइन करने के बाद रीस्टार्ट करना है। अब रीस्टार्ट करने के पहले मैं मेरे मन की 4 बातें आपको बताना चाहता हूं। उसको बोलते हैं 4C। ये 4C के बारे में विचार करना पड़ेगा कि आज समाज के सामने 4 प्रकार की चुनौतियां हैं, संकट है, चुनौतियां कह सकते हैं। वो कैसे से आज के तारीख में, वो पहला C है क्राइसिस ऑफ पर्पज। आज के युवा के सामने, आज के व्यक्ति के सामने, आज के समाज के लोगों के सामने क्राइसिस ऑफ पर्पज है, कोई उद्देश्य नहीं है जीवन जीने का। और इसलिए क्राइसिस ऑफ पर्पज, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा बिंदु है क्राइसिस ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व का, कि ये मेरा है, ये अपना है, मैं इसके प्रति मेरा कोई वो है, इसलिए क्राइसिस ऑफ ऑनरशिप नहीं है। और तीसरा है क्राइसिस ऑफ ऑथेंटिसिटी, प्रमाणिकता नहीं है। और इसलिए आज एक क्राइसिस ऑफ ऑथेंटिसिटी भी है। और चौथा है क्राइसिस ऑफ रिलेशनशिप, यानी इनके प्रति हमारा कोई संबंध नहीं है, ऐसा है। और इसलिए मैं चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात बताता हूं कि क्राइसिस ऑफ पर्पज का मतलब यह है कि आज हमारे सामने कोई उद्देश्य नहीं है। आज आजादी के पहले इस देश के नवयुवकों के मन में ये बात थी कि मुझे आजादी के लिए, देश के लिए अपनी जीवन जिंदगी लगा देनी है। जैसे कोई क्रांतिकारी बन रहा था, कोई समाज सुधारक बन रहा था, कोई ना कोई उसमें अपना जीवन लगाने की कोशिश करता कि मैं देश के लिए जीना है मुझे। आज आजादी के बाद इस देश के युवा और इस देश के व्यक्ति के सामने कोई भी उद्देश्य नहीं रहा, लक्ष्य नहीं रहा। और इसलिए उसने सोचा कि मैं और मेरा कैरियर और मेरा परिवार और मेरी सुख सुविधा ही सब कुछ है। और इसलिए वो मैं और मेरे स्वार्थ के अंदर भाग गया, लग गया। उसके सामने इस प्रकार के कोई उदाहरण भी पैदा नहीं हुआ। इसलिए विचार करने की आवश्यकता है कि क्राइसिस ऑफ पर्पज, ये दिशाहीनता, इसके बारे में हमको करना पड़ेगा। दूसरा है क्राइसिस ऑफ ऑनरशिप। ये क्राइसिस ऑफ ऑनरशिप का मतलब क्या है कि ये देश मेरा है, भारत मेरा देश है, ये कहने वाला, ये प्रतिज्ञा लेने वाला व्यक्ति भारत माता की जय बोलने के लिए दुखी हो जाता है। और इसलिए जिस सुजलाम सुफलाम भारत माता की हम बात करते हैं, उस सुजलाम सुफलाम भारत माता की आज हम गीत गा सकते हैं, वंदे मातरम गा सकते हैं। जिस सुजलाम सुफलाम भारत माता की बात करते हैं, आज वहां की गंगा मैली है। जिस सुजलाम सुफलाम भारत माता की कहते हैं, वहां की कोई नदी ठीक नहीं है। जिस भारत माता की बात करते हैं, उसके वक्ष को खोद कर इतना पानी हमने निकाल लिया कि जमीन में 2000 फीट नीचे पानी, अपने देश का पहला एक शहर हो गया, उसको कहते हैं चेन्नई। चेन्नई में अंडरग्राउंड वाटर खत्म हो गया, तो अपनापन नहीं रहा।
और इसलिए ये क्राइसिस ऑफ ऑथेंटिसिटी, क्राइसिस ऑफ ऑनरशिप नहीं रही, और क्राइसिस ऑफ ऑथेंटिसिटी का मतलब हम अपने इसके लिए प्रमाणिक नहीं रहे। और इसलिए इस प्रमाणिकता को प्राप्त करने के लिए हमें विचार करना पड़ेगा कि आज इस देश के साथ सबसे बड़ा कोई घात करता है, द्रोह करता है, तो बाहर का नहीं होता, वो इसी देश का होता है। ये क्राइसिस ऑफ ऑथेंटिसिटी भी हमारे यहाँ पर नहीं है, और क्राइसिस ऑफ रिलेशनशिप, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम हिंदू समाज के लोग, हम इस देश के लोग अपनी रिलेशनशिप खत्म कर भूल गए कि ये प्रकृति मेरी है, ये देश मेरा है, इस देश में रहने वाले लोग मेरे हैं, इसके लिए मेरी कोई कर्तव्य है क्या? और ये वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव लेकर चलने वाला देश, माता भूमि पुत्रो अहम प्रतिज्ञा का भाव लेने वाला देश, और सर्वे भवन्तु सुखिने का बात लेने वाला देश, आज इस प्रकार की स्थिति आ गया कि मैं, मेरा परिवार, मेरे स्वार्थ तक सिमट कर रह गया। और इसलिए सस्टेनेबल कंजम्पशन के बारे में हमको विचार करना पड़ेगा। इसलिए विचार करने की आवश्यकता है कि इन 4 क्राइसिस को लेकर अपने देश की मनस्थिति, व्यक्तियों की मनस्थिति हमें समझनी पड़ेगी, और वहां पर इनके प्रति संबंध, इनके प्रति हमारा क्या भाव रहना चाहिए, उस भाव को लेकर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए हमको विचार करना है कि इस कोरोना के बाद हमको अपनी जिंदगी को यदि रिडिफाइन करना है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये क्या है, और वो भी पर्यावरण के बारे में। क्योंकि मैं किसी से पूछता हूँ कि अच्छा किसी ने भगवान देखा है, तो वो तो वही बात हो गई कि जैसे विवेकानंद पूछते थे तो भगवान देखा है क्या? तो मैं कहता हूँ कि भगवान देखा है क्या, तो हम सब भगवान के बीच में ही रहते हैं। वो भगवान कौन है? तो वो भगवान ये पर्यावरण ही है। और पर्यावरण कैसे है? पर्यावरण को हम 5 जय में बांट सकते हैं, हमको पता ही है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पूरे यूनिवर्स में केवल और केवल ये अर्थ ऐसी है कि जहां पर लाइफ मिलती है, और कोई प्लेनेट ऐसा नहीं है कि जहां पर लाइफ मिलती है। क्यों? और खोज जारी है, कोई मंगल पर देख रहा है, कोई चंद्रमा पर लाइफ को खोज रहा है। तो ये जीवन इस केवल पृथ्वी पर ही क्यों है, हमको विचार करना होगा। क्योंकि पृथ्वी पर पर्यावरण है, और अगर पर्यावरण है वही जीवन है, ये हमको विचार करना पड़ेगा। तो पर्यावरण यानी क्या है? तो पर्यावरण का मतलब 5 जय है, और 5 जय का मतलब हम सीधा सीधा सब जानते ही है, जल, जमीन, जंगल, जानवर और जन। जल होना आवश्यक है, और इसलिए प्रकृति में सबसे पहले जल ही आया था। जमीन होना आवश्यक है, और जल और जमीन यदि होते हैं तो वहां जंगल होना स्वाभाविक है, और जब जंगल होता है और जल होता है वहीं जीवन होता है, इसलिए जानवर हो जाते हैं, और अंत में ये इंसान होता है, जन होता है। लेकिन बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि इस पूरी यूनिवर्सिटी में, पूरी सृष्टि में, ये इंसान ना, जिसको हम ह्यूमन बोलते हैं, ये इंसान की जो पॉपुलेशन है वो केवल 0.01% है। 99.99% इस पूरी सृष्टि का जल, जमीन, जंगल और जानवर है। केवल 0.01% ये इंसान है। और देखिए कितनी आश्चर्य की बात है कि कोरोना ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि 0.01% इंसान यदि केवल 1 महीने के लिए अगर घर में बैठ जाता है, या अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर देता है, या समझ जाता है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाता है। आप सोचिए, जिस दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 to 600 मैंने देखा है, वो इस कोरोना काल के अंदर केवल 55 to 60 रह गया। आखिर कैसे हुआ? तो क्या ये जल, जमीन और जंगल और जानवर इसको, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं क्या? चिंतन का विषय है। और इसलिए कौन करता है, वहां पर आना पड़ेगा। और इसलिए पर्यावरण का मतलब 5 जय हैं, और 5 जय में आखिर सोचिए कि एक इंसान के कारण
उनकी अत्यधिक उपभोक्ता की वृत्ति के कारण यहाँ के पेड़ खत्म हो गए। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जिस पेड़ के बारे में हम बात करते हैं, वृक्ष के बारे में बात करते हैं, वृक्षारोपण के बारे में बात करते हैं, आज पूरे विश्व के अंदर 5 करोड़ वृक्षारोपण प्रति वर्ष होता है, लेकिन दुर्भाग्य से 10 करोड़ पेड़ काट लिए जाते हैं। और उसका परिणाम क्या है कि एज पर WHO रिपोर्ट नॉर्म्स 422 ट्रीज पर हेड चाहिए, 422 पेड़ प्रति व्यक्ति होने चाहिए, लेकिन आज भारत की अगर बात करें तो केवल 28 ट्रीज पर हेड है। केवल 28 पेड़ प्रति व्यक्ति अगर जिस धरती पर होंगे, आप सोचिए हम बायोडायवर्सिटी की कल्पना करेंगे। वो बायोडायवर्सिटी जहां पक्षी रहते हैं, पशु रहते हैं, और पशु पक्षियों के घर हमने उजाड़ दिए हमारे घर बनाने के लिए। हम अपने घर को बनाने के लिए पशु पक्षी के घर उजाड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन होना चाहिए। कैसे होगा? बहुत सारी प्रजातियां खत्म हो गई, बहुत सारे जानवर खत्म हो गए, और अगर वो जानवर घूमते हुए शहर में आ जाते हैं तो उसके घर को उजाड़ने का जिम्मा तो इस इंसान ने लिया ना। इसलिए विचार करना पड़ेगा कि क्या हम पेड़ के बारे में विचार करेंगे। और पेड़ कम है, 1/10 पेड़ है, यानी ग्रीन कारपेट एरिया 33% होना चाहिए, लेकिन आज 20-21% है, 22% की कोशिश की जा रही है। हम वृक्षारोपण कहते हैं, कर रहे हैं, तो विचार करना पड़ेगा। मैं मजाक की मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब पेड़ की बात चल पड़ी तो हम विचार करते हैं कि जब पेड़ के बारे में बात करते हैं तो मैं ऐसे ही लोगों से, आप जैसे लोगों से मजाक में पूछता हूं कि भाई हम अपना लाइफ इंश्योरेंस तो सब कराते हैं, लेकिन किसी ने डेथ इंश्योरेंस करा रखा है क्या? तो लोग एकदम टेंशन में आ जाते हैं कि ये डेथ इंश्योरेंस कहां से ले आए आप, अच्छी भली बातें करो, ये डेथ की बातें कहां से आ गई। लेकिन विचार करने की आवश्यकता है कि हम जिस संस्कृति में पले हैं, हमको मृत्यु के समय भी कम से कम 2 पेड़ की आवश्यकता होती है, 5 क्विंटल लकड़ी चाहिए। जब हमारा बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होते ही हमारे दिमाग में आता है ये पढ़ाई क्या करेगा, इसको रहने के लिए क्या होगा, बाकी सब व्यवस्थाएं करते हैं। क्या कभी विचार किया कि जब हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, क्या हमने अपनी जिंदगी में 4-5 पेड़ लगाए हैं? और यदि नहीं लगाए हैं तो आपको क्या हक है कि आपको 2 पेड़ तो केवल मृत्यु के समय चाहिए, पूरे जीवन में आप फर्नीचर किसी की भी आवश्यकता के लिए आपको चाहिए, कहां से आएंगे? क्या भगवान देगा? भगवान तो देने को तैयार है, लेकिन हमने विचार करना पड़ेगा। इसलिए जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, और मैंने कहा पर्यावरण को, ऐसे हम पानी के बारे में भी मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा, लेकिन यही भगवान है, मैं जो कह रहा था, जिसको हम 24 आवर्स उसको कहते हैं कि भगवान के बिना जिंदा नहीं रह सकते। आप कल्पना करिए कि यदि क्षिति जल पावक गगन समीरा, जो पंच तत्व से हम बने हुए हैं ऐसा कहते हैं, उसमें अगर क्षिति जल पावक 5 तत्वों में से अगर एक तत्व की कहीं कमी हो जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते। और इसी को भगवान बोला है, भैसे भूमि जैसे गगन, नैसे नीर यानी पानी, वैसे वायु, ऐसे अग्नि। और इसलिए विचार करना पड़ेगा कि हम ये पंच तत्व को भगवान जब तक नहीं मानेंगे, भगवान मतलब गॉड मानिए, शक्ति मानिए, प्रकृति मानिए, अगर इसके बारे में हमने इस प्रकार से चिंतन नहीं किया, उससे उस प्रकार के संबंध नहीं बनाए, तो हमें बड़ी दिक्कत आने वाली है। और इसलिए जैसे मैंने पेड़ के बारे में कुछ बातें बताई, मैं आपको पानी के बारे में बताना चाहता हूं। और चूंकि सुधी जन है, यहाँ पर आज ये विषय आया ही है, तो पानी के बारे में जरूर मैं कुछ डाटा आपको देना चाहता हूं कि जिस सुजलाम सुफलाम भारत माता की बात करते हैं, आज वहां पीने का पानी नहीं है, और भगवान पीने का पानी पूरा देता है। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि चेरा पूंजी में प्रति वर्ष 11.43 मीटर्स रेन वाटर होता है, रेनफॉल होता है। 11.43 मीटर्स पर ईयर जहां पर रेनफॉल होता है, वहां पीने का पानी नहीं है। लेकिन बड़ी मजेदार वाली बात यह है कि जिस जैसलमेर और बाड़मेर में सबसे कम रेनफॉल होता है, बरसात होती है, वहां केवल 21
सेंटीमीटर्स ओनली। 21 सेंटीमीटर्स इन ए ईयर रेनफॉल होता है, वहां 12 महीने पीने का पानी है। अब आप सोचिए, शिमला में पीने के पानी की कमी, देहरादून में पीने के पानी की कमी, चेन्नई में पीने के पानी की कमी, और पानी की कमी ही नहीं तो और नीचे के पानी को भी हमने खींच के इतना कर दिया कि अंडरग्राउंड वाटर ही खत्म हो रहा है। तो ये ड्रिंकिंग वाटर पीने के लिए नहीं, आखिर सोचिए, चेरापूंजी में इतना पानी होने के बाद पीने को नहीं, और जहां पर सबसे कम रेनफॉल होता है वहां पर पीने का पानी क्यों? क्योंकि वहां पानी के प्रति देखने का और आवश्यकता और मैनेजमेंट, तीनों का दृष्टिकोण बदल गया। एक एक बूंद की कीमत तो वही जानता है जहां पर कमी होती है। हमें विचार करना पड़ेगा, जो रेन वाटर आता है वो बह जाता है, इसको हम आगे हमारी भूमिका क्या है। लेकिन पानी के बारे में दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे यूनिवर्स में जितना पानी है, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, उसका 97% ऑफ वाटर सी वाटर है। वो हमारे पीने योग्य नहीं है, काम आने योग्य नहीं है। 2% ग्लेशियर्स में जमा हो जाता है, और 1% पानी हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है। ड्रिंकिंग वाटर नहीं कहेंगे उसको, रॉ वाटर कह सकते हैं, जो हम अपने यूज में ले सकते हैं। और उस 1% का 70% पानी एग्रीकल्चर में चला जाता है, वहां पर भी पानी सॉफ्ट वाटर चाहिए। 22% कारखानों में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में चला जाता है। 6% हाउस होल्ड में हमारे नहाने धोने, खाने और हमारी कार और फर्श धुलने में चला जाता है। केवल और केवल 1% पानी हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है। अब विचार करिए कि अगर 10,000 लीटर पानी यूनिवर्स से चलता है, तो हमको ड्रिंकिंग वाटर के लिए केवल 2 लीटर पानी ड्रिंकिंग बचता है। अब पीने के पानी की कीमत को यदि विचार करें, तो हमको विचार करना पड़ेगा कि हम वो 2 लीटर पानी का मतलब 1 लीटर पानी इज इक्वल टू 5,000 लीटर्स ऑफ यूनिवर्स वाटर। लेकिन हमको कभी ध्यान नहीं आता कि एक बूंद बूंद गिरने वाला हमारे नल का लीकेज, पूरे साल में एक एक नल का, आप विचार करिए, केवल 1100 लीटर पर ईयर होता है। हम ड्रिंकिंग वाटर और 1100 लीटर को हम कर देते हैं 5,000 टाइम्स। तो हम इतना ड्रिंकिंग वाटर जाने अनजाने में उसके प्रति दृष्टिकोण नहीं होने में हो जाता है। हमें विचार करना पड़ेगा कि ये हम पानी के वेस्टेज को कैसे, इस कीमत को सुनिए, हम घर में एक गिलास पानी लेते हैं, ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं, उस ड्रिंकिंग वाटर में से आधा गिलास पीते हैं, आधा गिलास छोड़ देते हैं। वो आधा गिलास पानी यदि प्रति वर्ष, प्रति दिन एक घर में अगर हमारे 3 या 4 बार भी वेस्टेज जाता है, 150 करोड़ लीटर ड्रिंकिंग वाटर खत्म हो जाता है। मैं आपको एक नई बात बताता हूं। परसों ही मेरे को शिमला, हिमाचल प्रदेश के यूडीएच सेक्रेटरी से बात हो रही थी। उन्होंने कहा हमारे यहाँ पानी की किल्लत हो गई है शुरू। एक व्यक्ति क्या कर सकता है, ये हमको अपनी भूमिका समझनी पड़ेगी। वो एक यूडीएच सेक्रेटरी ने कहा कि हमने शिमला में एक बात की कि जहाँ जितने भी वाटर लीकेज थे, पीने के पानी की, कहीं नल टूट जाता है, पाइपलाइन लीक हो जाती है, कहा मैंने 1 महीने में ये रिपेयर करवाया है। आपको आश्चर्य होगा, वो बता रहे हैं मैंने 30 लाख लीटर ड्रिंकिंग वाटर डेली की बचत हो गई। और उन्होंने उसकी कॉस्टिंग की है। कॉस्टिंग करने के बाद बताया 12 करोड़ रुपया प्रति वर्ष, यानी लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपया प्रति माह का बचत, और बिजली की बचत, और उससे होने वाले प्रदूषण की बचत। ये विचार करना होगा कि क्या हम विचार कर सकते हैं कि ये जल, जमीन, जंगल और जानवर, जमीन के बारे में विचार करते हैं। मैं 2-3 बातें बताता हूं। जमीन का मतलब क्या है, तो आपको ये बात सुनकर अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन गौरव भी नहीं लगना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा कचरे का पहाड़ यदि कहीं है तो हिंदुस्तान के दिल्ली में है, और दिल्ली में भी एक है। और वो एक भी कितना बड़ा है आपको जानकर, मैं खुद वहां जाकर आया, उसकी ऊंचाई है कुतुब मीनार से बड़ी, और उसका एरिया है 70 एकड़। और उसके अंदर जो कचरा है, वहां का चीफ इंजीनियर बताता है कि ये 140 लाख टन है। और वो कब शुरू हुआ? बहुत पुराना अवतार नहीं है ये 1986 से शुरू हुआ।
और आज वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उस प्रकार के दूसरे लैंडफिल चालू हो रहे हैं। कचरे का पहाड़ विश्व का सबसे बड़ा हिंदुस्तान में होना कोई गौरव की बात है? और उससे होने वाले इस पृथ्वी, ये भारत माता जिसको बोलते हैं, माता भूमि पुत्रो अहम की बात करते हैं, हम उस भूमि को कितना प्रदूषित करते हैं, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और इसलिए इस जमीन को, इस भारत को यदि माता मानते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, हमको ये विचार करना पड़ेगा कि इस भारत माता की क्या स्थिति है। और इसलिए जब एपीजे अब्दुल कलाम से ये पूछा गया, एक छोटी सी बच्ची से, वो ऑटोग्राफ ले रही थी, उससे पूछा गया, एपीजे अब्दुल कलाम ने से पूछा उन्होंने कि सर मुझे ये बताइए कि मुझे देशभक्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप सोचिए, एपीजे अब्दुल कलाम जैसा विद्वान व्यक्ति उसको कहता है, बेटी अगर तुम्हें देशभक्ति करनी है तो एक वृक्ष लगाओ। अरे वृक्ष का देशभक्ति से क्या लेना देना? तो वृक्ष का देशभक्ति से लेना देना है। और इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम का एक वृक्ष एक बेटी के लिए नहीं है, वो एक वृक्ष कई पीढ़ियों के लिए है। और इसलिए मजाक में हमारे यहाँ एक वो कहते हैं कि एक दादाजी थे, बूढ़े आदमी थे 85 साल के, वो एक गली में आम का पेड़ लगा रहे थे, पौधा लगा रहे थे। छोटे बच्चे आए, उन्होंने कहा कि भाई आपने ये बताइए कि क्या कर रहे हो? तो दादाजी आम का पेड़ लगा रहे हो। तो बच्चा ने मजाक किया और कहा कि दादाजी एक बात बताइए कि आप तो कब्र में पैर लटका के बैठे हो, 2-4 साल में चले जाओगे, आम के पेड़ के आम कौन खाएगा? तो वो जो दादाजी कहते हैं वो हमारे लिए समझने की बात है। वो कहने लगे, बेटा मैं जिस आम के पेड़ खा रहा हूँ वो मेरे दादाजी ने लगाए थे, अब ये आम का पेड़ लगाऊं या नहीं लगाऊं, तुम बचाओ, तुमको खाना है कि नहीं खाना है। आपको हमको विचार करना पड़ेगा कि हम अगली पीढ़ी को क्या दे के जाने वाले हैं। हमें ये विचार करना पड़ेगा कि अगली पीढ़ी को हम जहर देकर जाने वाले हैं, हमें उनको प्रदूषित वायु देकर जाने वाले हैं, हमारे यहाँ पर पेड़ काट कर जाने वाले हैं, या इस जमीन से आने वाले पानी को खत्म करके जाने वाले हैं। आगे वाली पीढ़ी कहीं ये हमको ना कह दे कि आप क्या कर सकते, हमारे पूर्वजों ने क्या करके गए, हमारे लिए क्या ये छोड़ कर गए, ये विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं 5-7 मिनट में ये बताना चाहूंगा कि इसके लिए हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। और वो भूमिका के लिए 4R की बात कर सकते हैं। उसको ऐसे समझना होगा कि जब हम पेड़, पानी, प्लास्टिक की बात करते तो हैं, कैसे हैं आप लोग? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको 3 स्तर पर लेना पड़ेगा। पब्लिक अवेयरनेस करनी पड़ेगी, 3P, पब्लिक पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, और पब्लिक मूवमेंट बनाना पड़ेगा। पब्लिक अवेयरनेस के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम लेना पड़ेगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, क्योंकि केवल अवेयरनेस से काम नहीं पड़ेगा। एक बार मैं बड़ी एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बहुत बड़े बड़े पर्यावरण बैठे थे। मैंने कहा कि ये बताइए जी, अपने घर में जो पानी है, ऐसा कौन सा यहाँ पर्यावरणविद है तो जो हम बात कर रहे हैं कि जिनके घर में 0 पानी, घर का पानी घर में जिनके यहाँ पर रहता है। लेकिन ये हमारा काम थोड़ी है, हम तो चिंतन मनन करने वाले हैं। पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो केवल चिंतन करने से बात नहीं होगी, अवेयरनेस के साथ पार्टिसिपेशन चाहिए, और पार्टिसिपेशन के बाद वो मूवमेंट बनना चाहिए। इसलिए 3P की बात करना है, और उसको करने के लिए नेक्स्ट 3P की बात करना है कि हमको इसको पर्सनल, प्रोफेशनल एंड पब्लिक लेवल पर ले जाना पड़ेगा। और इसलिए पर्सनल का मतलब है मैं और मेरे घर में मैं पर्यावरण बचाने के लिए क्या करना है। मैं जहां पर प्रोफेशन मेरा है, चाहे मेरी फैक्ट्री हो, चाहे मेरा स्कूल हो, चाहे मेरा होटल हो, चाहे मेरी नौकरी हो, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। और पब्लिक लेवल पर तो जो हम एनजीओ और उनके माध्यम से करते हैं, मेरी कॉलोनी में क्या हो सकता है, मेरे पार्क में क्या हो सकता है, मेरे खेत में क्या हो सकता है, इस प्रकार से विचार करना है। तो इन पर्सनल लेवल पर करने का इंपॉर्टेंट बात है, उसको मैं क्या मेरी बात पूरी करूंगा कि हमको 4R के बारे में विचार करना पड़ेगा। और 4R हैं रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिफ्यूज। इनके बारे में विचार करना पड़ेगा। और 4R का मतलब यह है कि रिड्यूस का मतलब हमारे शास्त्रों में कहा गया है, तेन तक तेन भुंजिता। क्या हम उतना ही उपयोग करें जितना मुझे आवश्यकता है। मैं आवश्यकता से अधिक यदि कुछ कर रहा हूं तो मैंने किसी के भाग
भाग्य का छीना है, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता था। लेकिन हमने कब इसको भूल गए, और इसलिए हमको सोचना पड़ेगा सस्टेनेबल कंजम्पशन की बात। और इसलिए क्या मैं रिड्यूस कर सकता हूं मेरे दैनंदिन जीवन में। और रिड्यूस का मतलब समझ लीजिए कि क्या आप समझ सकते हैं वाटर फुटप्रिंट का नाम आपने सुना होगा। ये वाटर फुटप्रिंट क्या है? तो वाटर फुटप्रिंट का मतलब ये है कि अगर हम A4 साइज एक पेपर लेते हैं, उस A4 साइज में 10 लीटर पानी खर्च होता है। अगर मैं ये पेन लेता हूं, इस पेन में 40 लीटर पानी का खर्चा होता है। जब हम वाटर फुटप्रिंट की बात करेंगे तो आप विचार करेंगे कि मैं इसको कम से कम किस प्रकार से कर सकता हूं। और इसमें होने वाले फिर कार्बन क्रेडिट, इससे कार्बन कितना बनता है, और उसके कारण जो हम कह रहे हैं ओजोन की परत में छेद हो जाता है, और कार्बन, पेड़ नहीं रही तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगी। इसलिए हमको विचार करना पड़ेगा, पूरा साइकिल है, इसलिए हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। और रिड्यूस करने के लिए जो हमारी पुरानी परंपरा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष बनाना पड़ेगा, कि अर्थ और काम को, जो हमारी उपभोग की वृत्ति है उसको, अर्थ और काम, उसको धर्म आधारित करना पड़ेगा। ये है रिड्यूस। और इसलिए हमारे जीवन में सवेरे से शाम तक मैं क्या कर सकता हूं, तो क्या मैं नहाते समय छोटे टॉवल का उपयोग करूं बड़े टॉवल की जगह। अगर मैंने टॉवल लिया तो मैं 30 लीटर पानी को उसको धोने में खर्च कर रहा हूं, क्या मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूं? क्या मेरे घर में जो बूंद बूंद पानी निकल रहा है उसको ठीक कर सकता हूँ? क्या मेरे घर में आरओ और एसी का पानी है, उस आरओ और एसी के पानी को मैं रीयूज रिसाइकिल कर सकता हूँ? इसलिए हमको सोचना पड़ेगा कि एक व्यक्ति अपने यहाँ आरओ का यदि 20 लीटर पानी पीनेगा, एक दिन में अगर 4-5 लोग हैं तो 20 लीटर कम से कम पिएंगे। 7 लीटर पानी डेली का होता है जो आरओ में वेस्ट हो जाता है, और पूरे वर्ष भर का वो 25,000 लीटर, 22 से 25,000 लीटर पानी होता है, वो हम वेस्ट कर देते हैं, उसको नाली में डाल देते हैं। मेरी सबसे कृपया निवेदन है कि क्या हम घर में रिड्यूस करने के लिए इसको रीयूज कर सकते हैं क्या? और इसको रीयूज करना आवश्यक है। इसलिए आरओ और एसी वाला इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि एसी के पानी को यदि रीयूज हमने किया, एसी का पानी जो टपकता है हमको पता नहीं है कितना टपकता है। अगर 1 टन का एसी है, 24 घंटे चलता है, तो 60 to 90 लीटर पानी निकलता है, ये हमको पता नहीं है। और वो एटमॉस्फेरिक जो ह्यूमिडिटी है उसमें से पानी निकलता है, प्योर वाटर होता है। एक परिवार की महिला माता जी हमारी, उसको पानी को रीयूज करती, कपड़े धोती थी, कहने लगी भाई साहब मैं ये पानी करती हूँ, मेरे कपड़े अच्छे साफ होते हैं, मेरा साबुन 1/3 रह गया इसके कारण, अच्छे झाग आते हैं, साफ हो जाते हैं कपड़े। तो हम क्या एसी और आरओ के पानी को कैसे रीयूज कर सकते हैं? रोज का 50 से 100 लीटर, 150 लीटर, 200 लीटर पानी बचा सकते हैं, क्या हमको रीयूज कर सकते हैं क्या? और बहुत सारी चीजों का रिसाइकिल, और ये रिसाइकिल की बात बता के मेरी बात पूरी करता हूं कि हम रिसाइकिल करने के लिए क्या हमारे यहाँ पॉलीथीन और प्लास्टिक में अंतर करना पड़ेगा। पॉलीथीन का मतलब सिंगल यूज पॉलीथीन, या जिसको नॉन सेलेबल पॉलीथीन प्लास्टिक बोलते हैं, कि जिसको बिकती नहीं है, उसका कोई रिसाइकिल नहीं होता, वो पड़ी रहती है, और वो हजारों टन डेली यहाँ पर इस जमीन पर पड़ती है। हम क्या उसको एक इको ब्रिक्स बनाकर, एक जो हमारी विसलरी की जो बोतल होती है उसके अंदर अगर डाल देंगे, मैं आज सबसे आग्रह करता हूं कि क्या हम ये संकल्प ले सकते हैं कि वो पॉलीथीन, वो पाउच, वो रैपर, वो हमारे नमकीन का उसका होने वाला रैपर जिसको मल्टीग्रेन रैपर बोलते हैं, उसको जमीन पर ना गिरने दें। और आप विचार कर लीजिए कि यदि हमने उसको जमीन पर फेंका तो आपने किसी एक जानवर की हत्या कर ली। कोई गाय खाएगी, कोई जानवर खाएगा, किसी के पेट में जाएगा, और अगर वहां नहीं गया तो कम से कम वो जमीन पर जाएगा, जमीन को प्रदूषित करेगा, और वहां नहीं गया तो बरसात के पानी के साथ नालियों को चौक करेगा, नदी में जाएगा, समुद्र में जाकर वो मछलियों को खत्म कर देगा। आप सोचिए आपकी एक पॉलीथीन का मतलब क्या होता है। हम अपने घर का एक भी पॉलीथीन का दाना बाहर जमीन पर ना गिरने दें। मेरा सबसे आग्रह, उसको बोतल में डाल दीजिए, एक बोतल में भर दीजिए, 1 लीटर की एक बोतल में लगभग 350 ग्राम्स पॉलीथीन आ जाती है, और एक सामान्य परिवार में 1 महीने में वो बोतल भरती है। और आपको आश्चर्य होगा, उसके अंदर जाने वाली जो वो पॉलीथीन है, वो 100 स्क्वायर फीट जमीन पर पॉल्यूशन करती थी, वो केवल 2 इंच बाई 2 इंच की एक बोतल में आ जाएगी,
भले ही उसको उसके लिए रिसाइकिल के लिए बहुत सारी चीजें होने लगी है, वो भी हो जाएगा इको ब्रिक्स। तो क्या हम रिसाइकिल के लिए हम इको ब्रिक्स बना सकते हैं? पॉलीथीन को जमीन तक जाने नहीं देने का संकल्प ले सकते हैं क्या? हमें करना पड़ेगा। और अगर इसके अलावा कोई बात होती है तो हमको विचार करना है कि हमको रिफ्यूज कर देना पड़ेगा, कि अगर ये पर्यावरण युक्त नहीं है तो रिफ्यूज करना पड़ेगा, ऐसा हमने सोचा। इसलिए देश में पर्यावरण गतिविधि हमारी ये दो काम कर रही है अभी। और मेरा सबसे निवेदन है कि आप भी अगर उसमें हमारा सहयोग करेंगे तो अच्छा होगा। वो पहला है कि कल पर्यावरण दिवस पर हम पर्यावरण युक्त हरित घर का संकल्प लेने का अभियान चलाए। हर व्यक्ति अपने घर को पर्यावरण युक्त 5 स्टार घर कैसे बना सकता है? हम 5 स्टार में रहने के आदी हो गए हैं, क्या हम अपने घर को ही 5 स्टार हरित घर बना सकते हैं, जिसमें घर का पानी घर में, जीरो वेस्ट पानी, घर का कचरा घर में, घर की ऊर्जा घर में। और जानवरों की बात करते हैं तो घर के जानवर घर, मतलब पक्षी घर, पेड़ तो हमने काट दिए, क्या हम अपने घर में क्या 4 पक्षी घर लगा सकते हैं? चिड़ियों की चहचहाट सुन सकते हैं क्या? और घर की ऊर्जा घर में, घर की ऊर्जा का घर में मतलब है कि हम मिनिमम ऊर्जा खत्म करें और गाय के गोबर के द्वारा जो अग्निहोत्र होता है या यज्ञ होता है उसको करने से एक अच्छा वातावरण बन जाता है। तो क्या हम कर सकते हैं? पहला हरित घर का संकल्प कल हम पर्यावरण वाले दिन ले सकते हैं क्या? तो हमारी आज की गोष्ठी का कोई होगा। और दूसरा, इस चीज को अवेयरनेस करने के लिए हमने पर्यावरण प्रहरी, एनवायरमेंट वॉरियर्स बनाए हैं। और वो बनाने की प्रक्रिया में केवल व्हाट्सएप ग्रुप में उनके माध्यम से नीचे तक अच्छी बातें, मोटिवेटिंग बातें हम नीचे तक फैलाएंगे। तो पर्यावरण युक्त हरित घर और पर्यावरण वॉरियर्स यानी प्रहरी, ये बनाने का अभियान हम लोगों ने लिया है। इसमें आप सबसे ज्यादा सहयोगी हो। और ये करते हुए हमने विचार करना पड़ेगा, हमको एनवायरमेंट ऑडिट करना पड़ेगा, हमारे घर का ऑडिट करना पड़ेगा कि मैं मेरे घर में इन सब चीजों को कैसे, पानी कम, कार्बन क्रेडिट कम, कचरा कम, इसको कैसे रीयूज रिसाइकिल कर सकता हूँ। दूसरा, हमको एनवायरमेंट कमेटीज बनानी पड़ेंगी। और एनवायरमेंट कमेटीज बनाकर उनको अवेयरनेस के लिए जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से आनी पड़ेगी कि हाँ, हम एनवायरमेंट वॉरियर्स हैं, हम ये काम करेंगे। इसको सामाजिक तौर पर लेना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारे बंधु ऐसे हैं कि जो सरकार के तौर पर इसको करना चाहते हैं, सरकार के द्वारा हो उसका कोई बात नहीं है, लेकिन हमने ये पर्यावरण गतिविधि सर्वेशम अविरोधेन, सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी है, किसी का कोई इसमें विरोध नहीं है। सबको इसमें सहभागी बनाते हुए, जागरूक करते हुए इसके साथ जोड़ेंगे। मुझे लगता है कि यही मेरा निवेदन है कि आज वर्तमान परिस्थिति में हमारी भूमिका हमको 4R से खत्म करनी पड़ेगी। और इसलिए हम व्यक्तिगत जीवन को, खुद के और खुद के परिवार को कैसे कर सकते हैं, मैं प्रोफेशनली जहां पर हूं वहां पर कैसे कर सकते हैं, ये करेंगे तो मुझे लगता है कि अपने को भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब हम सुख समृद्धिशाली रहेंगे, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी इसमें सुख समृद्धिशाली रहेगी। इतना कहकर मैं मेरे बात को विराम करता हूं। मैंने शायद समय ज्यादा लिया, उसके लिए क्षमा करें। कोई बात हो तो अदा की होगी। थैंक यू वेरी मच सर। आपने जो है महत्वपूर्ण तत्वों का उल्लेख करते हुए, जैसे गीता का उल्लेख किया, नरसिंह अवतार का उल्लेख किया, रक्त बीज का, और जो आपके फार्मूले हैं सर 3R 4R, और जो 4C है सस्टेनेबल कंजम्पशन का, आपने जो बात किया, इंपॉर्टेंट ऑफ वाटर का, और जो आपके जो सजेशन है वो हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है और अनुकरणीय है। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमान प्रोफेसर एनपी मलकानी सर, जो डीन स्कूल ऑफ वोकेशनल एंड अप्लाइड साइंस तथा इस वेबिनार के एडवाइजर हैं, से अनुरोध करता हूं कि आप अपने विचारों से हम सभी श्रोताओं को लाभान्वित करें। आदरणीय मलकानी सर। शुरू कर दूं? बोलना शुरू कर दूं?
तो कैसे हैं आप लोग? सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आदरणीय कुलपति महोदय जो इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं, आदरणीय गोपाल आर्या जी इन्होंने की एक व्यवहारिक भाषण अभी दिया जो हम सब लोगों के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करेगा, और सभी पार्टिसिपेंट्स। मेरा फोकस इस लेक्चर में गवर्नेंस चैलेंजेस फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है। मेरा यह मानना है कि जो एनवायरनमेंट की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, दे ऑल आर रिलेटेड टू बिहेवियर एंड गवर्नेंस। अगर हमारा बिहेवियर रेस्पॉन्सिबल हो तो हम एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में स्वतः ही सोचें। इसी प्रकार अगर हमारी गवर्नेंस बेटर हो तो हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हैं वो सब एक सही दिशा में जाएंगे और पर्यावरण के साथ साथ पर्यावरण से संबंधित सभी लोग लाभान्वित होंगे। तो कोरोना वायरस और कोविड-19 अब ये एक कॉमन मास के शब्द हो चुके हैं, लेकिन कुछ विडंबनाएं अभी भी हैं। कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अभी भी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिला है। यही माना जा रहा है कि जो श्रिम्प सेलर वुहान मार्केट में थे वहां से ये स्प्रेड हुआ है, लेकिन कोई इसका आधार अभी ओरिजिन का नहीं मिला है। इसी प्रकार कोई वैज्ञानिक तथ्य इसके लिए नहीं मिला है ये कब और किस प्रकार से मानव में वाइल्ड एनिमल से ट्रांसमिट हुआ है। यह प्रमाण है कि जो कोरोना वायरस 2 है इसका जो रिजर्वॉयर है वो वाइल्ड एनिमल से है, और वाइल्ड एनिमल का अगर हम हैबिटेट समाप्त कर देते हैं तो वो मानव का उससे उनका संबंध बढ़ जाता है। और दूसरे शब्दों में अगर हम वाइल्ड एनिमल कंजम्पशन बढ़ा दें तो मानव से संबंध बढ़ जाता है। तो इसको माना जाता है कि सिवेट, बैट्स और पेंगोलिन के द्वारा ये मानव में पहुंचा है। बट ये तथ्य स्पष्ट है कि एक प्रोलिफिक जंपर है जो कि एक मानव से दूसरे मानव में काफी आसानी से बढ़ जाता है। इसके इमरजेंस के और स्प्रेड के बहुत सारे फैक्टर्स बताए गए हैं। इसमें पहला फैक्टर बताया गया है जो हैबिटेट लॉस है। ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से हुआ है, लैंड यूज चेंजेस की वजह से हुआ है। और जो ह्यूमन परटर्वेशंस हैं उन्होंने हैबिटेट को, वाइल्ड लाइफ की डैमेज किया है, और अल्टीमेटली उसके बाद पैथोजन की साइकिल और उसकी होस्ट की एग्जिस्टेंस में वेरिएशन आया। इस कारण ये एक पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट कर दिया। इसके अलावा जो मीट की डिमांड बढ़ रही है, स्पेशली जो वाइल्ड एनिमल की मीट की डिमांड बढ़ रही है, वेट मार्केट प्रमोट हो रही है, ग्लोबल ट्रेड में इलीगल ट्रेड होता है वाइल्ड एनिमल्स का फॉर डिफरेंट पर्पजेज, ये भी इसके कारण हैं। और ये तय है कि जो वेट मार्केट्स हैं वो इसका इंक्यूबेटर का कार्य करते हैं। अक्सर हम सब लोग सुनते हैं कि वेट मार्केट्स चाइना में हैं और बाकी देशों में कम हैं या नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में भी वाइल्ड एनिमल की मीट मार्केट्स हैं। आपको जानकारी देते हुए मुझे ये अच्छा लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे तो जो मीट मार्केट्स हैं वाइल्ड एनिमल की, ये या तो रिचुअल से जुड़ी हुई है नॉर्थ ईस्ट में, या ये फीस से जुड़ी हुई हैं, या ये टेस्ट से जुड़ी हुई हैं। अब इसके उदाहरण में आप देखिए टर्टल स्पीसीज का, जो कि प्रोटेक्टेड एनिमल में आता है, ये शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, और एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। ये ओपनली बेचा जाता है अगरतला त्रिपुरा में, कोलकाता, हावड़ा, पुरुलिया, मिदनापुर में वेस्ट बंगाल,
पटना, मुंगेर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर बिहार में, बोकारो, जमशेदपुर, रांची, धनबाद झारखंड में, और उत्तर प्रदेश में भी वाराणसी और गोरखपुर की एरिया में ये मार्केट में बेचा जाता है। इसमें चित्र भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो टर्टल है जो कि थ्रेटेंड चीज है, इसका उसमें यूज होता है। इसके अलावा जो वाइल्ड एनिमल की हंटिंग है ये बहुत कॉमन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इस तरीके के जो स्टेट्स हैं हमारे, तो ये ट्रेडिशनल है और ये सीजनल प्रैक्टिस है और ये जुड़ी है कल्चरल रिचुअल से। और अब इसका धीरे धीरे कॉमर्शलाइजेशन भी शुरू हो गया है, तो जिस कारण ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो जो नॉर्थ ईस्ट में जो वाइल्ड एनिमल की हंटिंग की प्रॉब्लम है ये अन्य राज्यों की तरह आसान नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसमें मार्केट, परंपराएं, ट्रेडिशन, कंजर्वेशन इथोज और लॉ सम्मिलित रूप से इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। एक अध्ययन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में किया हुआ है, जिसको कि मैं आपको शेयर कर रहा हूं। इसमें पाया गया कि जो वाइल्ड एनिमल्स का जो कंजम्पशन होता है ये सब्सिस्टेंस लेवल के लिए 55% है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए 25% है, मेडिसिनल पर्पस के लिए 10% है, रिक्रिएशन के लिए 5% है, और बाकी रीजन्स में और रीजन्स जो आते हैं उसमें 5% है। मुझे भी नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल, नागालैंड में जाने और रहने का मौका मिला, तो मैंने देखा कि वाइल्ड मीट को वो एक स्पेशल प्रिविलेज फूड के रूप में उसका उपयोग करते हैं। तो ये एक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की सर्वे स्टडी है जो स्टडी फोकस करती है कि जो वाइल्ड एनिमल का मीट है ये हमारे भारतवर्ष में भी इसका हो रहा है। ये एक चित्र मैं आपको प्रेषित कर रहा हूं जो अरुणाचल प्रदेश का दोईमुख एक स्थान है वहां का है, और अक्सर आप देखेंगे कि जो बॉर्डर एरिया, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वहां इस तरीके की एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वाइल्ड एनिमल की जो पोचिंग हुई है उस केसेस को कन्फेस्केट किया है। तो इसमें आप देखेंगे डियर भी है, खाल भी है और हॉर्न्स भी हैं, ये सब वाइल्ड एनिमल हैं। तो इनका यूज अभी भी वहां पे होता है। उसके बाद हम आते हैं जो हमारी स्ट्रीट ट्रेडिंग मीट की होती है, ये बहुत ही अनहाइजेनिक है, फिल्थी कंडीशन में ये होती है। आपने भी देखा होगा कि हाट में या लाइव मार्केट, मीट मार्केट में जहाँ की गोट, लैम्ब और चिकन का मीट फ्रेश बिकता है वहां पे, और फैक्ट्री फार्म्स में, स्लॉटर हाउसेज में कंडीशन बहुत अनहाइजीनिक होती है। और जहाँ स्लॉटरिंग होती है इनसाइड द रूम्स, वहां पे ब्लड, यूरिन, वेस्ट ये बहुत कॉमन होता है। तो नट सेल में वर्किंग कंडीशन बहुत पुअर है, हम इसमें ध्यान दिखा हो सकता है। अब मैं चर्चा करता हूँ आपको कुछ हिंदुस्तान के बाद हमारी आज के परिप्रेक्ष्य में कमियां हैं और पर्टिकुलरली कोरोना को लेकर हमें क्या सुधार की आवश्यकता है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये सबसे पुराना एक्ट है हिंदुस्तान का, ये 1972 में बना था। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुए हैं, लेटेस्ट अमेंडमेंट 2013 में हुआ है। तो इसकी जो मेजर लिमिटेशन है, इस एक्ट को आप प्राइवेटली ओन्ड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो मीनिंग हियर बाय दिस act can be implemented at all in the northeastern region because in that region the entire forest is with the private sector। जैसे कि हम लोग खेती करते हैं, खेती प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइब्स हैं या उनके क्लान्स, सब क्लान हैं, उनके अपने फॉरेस्ट हैं। तो गवर्नमेंट ओन फॉरेस्ट ओनली 6% है, तो वाइल्ड लाइफ एक्ट केवल 6% में इंप्लीमेंट होता है, 94% में इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है। तो हमें इस डायमेंशन में सोचने की आवश्यकता है कि हम कौन से एक्ट वहां पे इम्प्रूव लगाएं, या जो कस्टमरी लॉज हैं उसको किस तरीके से हम इम्प्रूव करें ताकि हमारी इस तरीके की एडवर्सिटीज को हम ओवरकम कर सकें। दूसरी जो वाइल्ड लाइफ एक्ट में है, इसका फोकस बेसिकली वाइल्ड एनिमल पर है। इट स्पीक्स वेरी लेस अबाउट द प्लांट स्पीसीज, और ये प्लांट स्पीसीज जो हैं ये फूड रिसोर्स का काम करती हैं हर्बीवोर्स के लिए, हिरन वगैरह के लिए, और मेडिसिनल वैल्यू का काम करती हैं कार्निवोरस पॉपुलेशन के लिए। तो हमें वाइल्ड लाइफ एक्ट में प्लांट स्पीसीज के भी इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है। प्लांट स्पीसीज के प्रोटेक्शन के लिए इंडिया में अभी भी कोई एक्ट नहीं है। जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है वो बायोडाइवर्सिटी एज ए होल उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद
दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि ये एक्ट JNK में इम्प्लीमेंट नहीं होता वाइल्ड लाइफ ट्रेड के लिए, एंड देयर इज नो डिमार्केशन बिटवीन एनिमल व्हिच वी कलेक्ट वाइल्ड लैंड और व्हिच वी प्रोड्यूस फ्रॉम कैप्टिव ब्रीडिंग। जैसे आपने सुना होगा कि चाइना में फार्मिंग होती है। चाइना ने एक बार हिंदुस्तान को भी ये प्रस्ताव दिया था, लेकिन हिंदुस्तान ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसका कारण क्या था कि हमारे वहाँ स्मगलिंग बढ़ जाती वाइल्ड एनिमल की, क्योंकि हमारे फार्मिंग तो हो नहीं रही है। तो इस मान लीजिए फार्मिंग किया जाए वाइल्ड एनिमल की, तो उस केस में ऐसा कोई टेक्निकल डिमार्केशन नहीं है कि ये वाइल्ड लैंड से आई है या कैप्टिव फार्मिंग से आई है। उसके बाद जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है वो पेनल्टीज हमारे वाइल्ड लाइफ एक्ट में बहुत ही माइल्ड हैं। अगर पेनल्टी माइल्ड हो तो करप्शन बढ़ता है। मैं आपके लिए इसके उदाहरण देना चाहता हूँ। रेलवे में विदाउट टिकट का, रेलवे में विदाउट टिकट पहले 50 रुपए में मिल जाता था, तो लोग जनरली विदाउट टिकट ही बैठ जाते थे, टीटी से टिकट बनवाते थे। अब 250 रुपये पेनल्टी है और जहां से ट्रेन शुरू हो रही है वहां से किराया पड़ रहा है, दूना पड़ रहा है, तो अब लोग विदाउट टिकट बैठने में डरते हैं। तो इसलिए पेनल्टी जो है वो एक लॉजिकली हैवी होनी चाहिए। और आपने अभी कल के अखबार में अगर देखा हो, हिंदू में या और अखबारों में भी छपा है, केरल में एक फीमेल एलिफेंट को पाइन एप्पल में पावरफुल एक्सप्लोसिव लगा के खिलाने से उसकी डेथ हुई है। तो कितना बड़ा क्राइम है। वी आर ह्यूमन एंड वी आर बिहेविंग इन ए इनह्यूमन मैनर। और वाइल्ड लाइफ के बारे में या डोमेस्टिकेटेड एनिमल के बारे में कोई बोलता नहीं है। हमारे घर में किसी की डेथ हो जाए तो हम लोग कोर्ट केस कर लेते हैं, लेकिन वाइल्ड एनिमल मारा जाए तो उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही कर पाता है, बाकी कोई नहीं कर पाता है। तो इस तरीके की हमको पेनल्टीज को भी इसमें सोचना पड़ेगा कि किस लेवल तक पेनल्टीज को ले जाएं। एंड देयर इज नो कवरेज ऑफ फॉरेन एंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल्स इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब दूसरा एक्ट मैं आपको शेयर करता हूं जो कि कोविड-19 से संबंधित है, दैट इज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल ऑफ इंडिया 2016। ये जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, इनका फोकस मोस्टली जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, HIV और H1N1 पर है। कोरोना वाज नॉट नोन टू एनीबॉडी बाय दैट टाइम, तो दिस नीड्स रिवीजन इन द लाइट ऑफ कोरोना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें है, जो कोविड का जो वेस्ट है, इट शुड नॉट गो इन द जनरल बिन्स, अदरवाइज इट विल लीड टू हैजार्डस कंसिक्वेंसेस। तो इस जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, इसमें भी हमको सोचने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं कि क्या अवसर हमको कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से या कोविड-19 से मिलते हैं, हम अपनी गवर्नेंस को बेटर बना सकें। तो किसी भी गवर्नेंस का ये बेसिक होता है कि वो पब्लिक पार्टिसिपेशन को प्रमोट करे और उसके लिए सिस्टम ट्रांसपेरेंट रहे। जैसे हमारे देश में RTI लाया गया, RTI लाने से ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हुई, तो हमें और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाने की आवश्यकता है ताकि पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो सके वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में। एनवायरमेंटल लॉज, पर्टिकुलरली जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड लॉज हैं, फॉरेस्ट से रिलेटेड लॉज हैं, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड लॉज हैं, मेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड लॉज हैं, इनको हमें एक नई थिंकिंग, नई सोच से दोबारा इसका अध्ययन करके इनको सुधार करने की आवश्यकता मुझे लगती है। ये अपॉर्चुनिटी कोविड-19 से मिलती है हमें। रेगुलर जो ट्रेडिशनल हंटिंग है, इसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। अब जो ट्रेडिशनल हंटिंग है, नागालैंड में जैसे हंटर और गैदरर सोसाइटीज हैं, ट्रूली हंटर सोसाइटी तो अब हमारे देश में एग्जिस्ट नहीं करती है, वारिंग फ्यू इन अंडमान निकोबार, बट हंटर और गैदरर अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। तो उनके ट्रेडिशन और कल्चर से ये चीजें रिली हैं, तो एक जनरेशन तक ये चीजें समाप्त नहीं होती हैं, दूसरी जनरेशन में भी इनका कुछ प्रभाव रहता है। तो मेरा अपना सोच ये है कि जो कम्युनिटी रिजर्व्स का जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया है, उस प्रोग्राम को प्रमोट किया जाए और उसको इकोनॉमिक इंसेंटिव्स के द्वारा फैसिलिटेट किया जाए। जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको इकोनॉमिक इंसेंटिव दिया जाए और जो नहीं कर रहे हैं उनको सुधारने के प्रयास किया जाए और पनिश भी किया जाए अगर आवश्यकता पड़ती है। और साथ ही साथ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की बहुत आवश्यकता है, जो कि अभी हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने भी अपने बात में कही थी। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को हमें सोचना है और पोचिंग और पजेशन को भी इसमें सोचना है, और इनको हमको एक क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में कंसीडर करने की आवश्यकता है। जब तक इनको क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में कंसीडर नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम
और पेनल्टीज की बात कर चुका हूँ, सीवियर पेनल्टीज बहुत जरूरी है। और उसके बाद एनवायरमेंटल सर्वेलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप पता होगा कि की बात होती है, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका फंडिंग है, और एक्चुअल फील्ड में क्या हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सी है। तो एनवायरमेंटल सर्वेलेंस इज द की फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो इसमें हमें ऑटोमेशन का यूज करना चाहिए। अभी जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ टिड्डी दल का। तो टिड्डी दल बहुत मात्रा में फैल गया था हिंदुस्तान में, तो बात हुई कि ड्रोन से पेस्टिसाइड को स्प्रे किया जाए। तो इसी तरीके से हमें सोचना है कि हम किस तरीके से ऑटोमेशन को एनवायरमेंटल सर्विलेंस में यूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट, पर्टिकुलरली जो कि हमारे पीपुल सेंट्रिक कंजर्वेशन प्रोग्राम है, कम्युनिटी कंजर्वेशन प्रोग्राम है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है। वाइल्ड लाइफ ट्रेड को, रेगुलेशन को हमें दोबारा से सोचने की आवश्यकता है कि किन एनिमल को और कितने क्वांटिटी में इसको ट्रेड किया जाए और कहाँ इसको रेगुलेट किया जाए। इलीगल मीट मार्केट्स को तो इमीडिएटली बंद करवा देनी चाहिए, क्योंकि इलीगल मीट मार्केट से ही बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। मार्केट सर्विलेंस एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसमें जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं इनकी सर्विलेंस की आवश्यकता है। एक टॉपिक रिलेटेड है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड से रिलेटेड। वी नीड टू हैव better hygienic and safety standards for the meat shops and slaughterhouses in the country। और जो भी मॉनिटरिंग होती है उस मॉनिटरिंग में कंपोजिट टीम होनी चाहिए। जैसे प्लांटेशन की बात हम देश में करते हैं, प्लांटेशन की सर्वाइवल की जब बात होती है उसकी टीम बनती है, तो उसमें किसानों को भी हम इन्वॉल्व करते हैं, ग्राम पंचायत के लोगों को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो उससे हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और करेक्ट इंफॉर्मेशन हमको मिल पाती है। तो यही हमको इसमें भी सोचने की आवश्यकता है। और स्ट्रीट ट्रेडिंग जो मीट की है इसको रेगुलेट करना बहुत आवश्यक है। आप सब लोगों ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुलपति महोदय हमें प्रमोट करते रहते हैं, मोटिवेट करते हैं। मैं उनका व्यक्तिगत रूप से और एक प्रोफेसर के रूप में भी आभारी हूँ। और हमारे मुख्य वक्ता ने बहुत अच्छे विचार बड़े सामान्य भाषा में दिए, इतना सामान्य हम लोग भी बोल नहीं पाते हैं, उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इस पिक्चर के द्वारा मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये एनिमल बेचारे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, ये एनिमल हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। इन एनिमल के लिए हमको बढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है। तो ये है क्लाउडेड लेपर्ड, जो इंडिया में केवल अरुणाचल में पाया जाता है। ये हमसे निवेदन कर रहा है कि मेरे बारे में सोचिए, तो मेरी हैबिटेट रहेगी तो मैं रहूंगा और आप लोगों को भी मेरा लाभ होगा। तो आप अरुणाचल जाइए और क्लाउडेड लेपर्ड जरूर देख के आइएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर गाइडेंस। और सर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला, कवर किया, जैसे कि आपने ह्यूमन बिहेवियर पर हाईलाइट किया। सबसे अच्छी बात है कि कुछ साइंस के प्रोफेसर होते हुए भी आपने कुछ इनेक्टमेंट के बारे में प्रकाश डाला, और आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित ही हम लोग के लिए अनुकरणीय होंगे। और इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं स्कूल ऑफ लॉ के डीन प्रोफेसर एस के सिंह सर से निवेदन करूंगा कि सर अपने आप विचार लीग पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर रखें, जो कि कोविड-19 केस से संबंधित हो। सो जो प्रोफेसर सिंह सर, आप जो है इस वेबिनार के पैट्रॉन भी हैं, और मैं आपसे निवेदन करता हूं सर आप अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय प्रोफेसर एस के सिंह सर।
अरे सिंह साहब, अगर आपने अनम्यूट नहीं किया हो तो अनम्यूट कर लीजिए। शायद आपने अनम्यूट नहीं किया होगा, इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है। या तो आपका म्यूट है इसलिए आवाज नहीं आ रही है, या कोई कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। देख लें एडमिन की उनका एसके सिंह साहब की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है या उन्होंने म्यूट नहीं किया। सर ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, सर ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, तो फोन करके पूछ लो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो। फोन सर किया था तो बोल रहे हैं कोशिश कर रहे हैं सर फिर से वो। नहीं तो अब तक ज्वाइन नहीं किया था क्या उन्होंने? नहीं वो सुन रहे थे सर, बता रहे सुन रहे हैं, कुछ उधर ही से या तो वो यूट्यूब पे से ज्वाइन किया हुआ था या इसी में गूगल मीट में थे? गूगल मीट में नहीं हो रहा है सर वो तो, लेकिन सर बोल रहे हैं कि सर आप नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं। नहीं, अब बीच में नहीं कर पाएंगे, या तो और फिर कैसे होगा, क्योंकि ये शायद अगर फुल हो गई होगी ना परिस्थिति। सर कनेक्ट अगर हो जाते हैं ठीक है हम लोग। आप कंटिन्यू करिए सर, मुझे लगता है कि कंटिन्यू करिए। जी सर, थैंक यू सर। अभी एसके सिंह सर से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, लग रहा है कुछ तकनीकी कारण है जिसकी वजह से हम लोग संपर्क नहीं स्थापित कर पा रहे हैं। तो कार्यक्रम के अगले चरण में इस वेबिनार के चीफ पैट्रॉन हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर भगवती प्रकाश के संरक्षण और मार्गदर्शन में इस महत्वपूर्ण विषय पर वेबिनार का आयोजन और संचालन हो रहा है। इससे विनम्र निवेदन है कि सर आप अपने विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। आज के कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता श्रीमान गोपाल जी आर्य, सभी संकाय के अधिष्ठातागण, विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य, इस वेबिनार में सभी आमंत्रित अतिथि महानुभाव एवं सभी श्रोता बंधु बहनों, मुझे लगता है पर्यावरण के संदर्भ में दो ही बातें महत्वपूर्ण हैं। हमारे व्यक्तिगत व्यवहार ठीक से हमको प्रबंधन करना होगा और व्यक्तिगत मर्यादाएं हमको तय करनी होगी, और इसके साथ ही साथ कुछ सामूहिक मर्यादाएं, और हम ये कह सकते हैं कि न्यू कम्युनिटी नॉर्म्स की तरफ हमको बढ़ना होगा। क्योंकि पर्यावरण में जो कुछ भी क्षरण हुआ है, जैसा अभी मान्यवर गोपाल जी ने भी बताया, ये सारा केवल और केवल व्यक्ति के व्यवहार के कारण, और जो इस धरती की या सृष्टि है 0.01% जिसका है, उसके द्वारा जिस प्रकार पर्यावरण का विनाश किया, उसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि पिछले 50-60 वर्षों में वायु की, जल की जैसी शुद्धता नहीं रही है, वैसी शुद्धता पिछले केवल 60 दिनों के इस लॉकडाउन यानी कि आर्थिक गतिविधियों पे नियंत्रण के कारण हुई है। और इसीलिए जो लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो कहते हैं जब तक हमारा कंजम्पशन सस्टेनेबल लिमिट में नहीं होगा। और इस दृष्टि से मुझे लगता है सबसे पहला हमारा ऊर्जा का उपभोग में हम कभी भी संयम नहीं रख पाते हैं। मैं स्वयं आपको कह रहा हूं कि मेरे ऊपर जितनी लाइटें जल रही है, उससे 1/4 लाइट से मेरा काम चल सकता है। और कहीं ना कहीं अगर मैं विद्युत का उपभोग करूंगा तो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स में कोयला जलेगा।
देश के थर्मल पावर प्लांट्स में 40 करोड़ टन कोयला जलाना पड़ता है और इतनी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाती है। और ये इतना एक जो कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन वायुमंडल में बढ़ रहा है, उसका केवल एक मैं आपको संकेत करना चाहता हूं कि हमारी धरती का औसत तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम पूरे धरती के अलग अलग स्थानों का टेम्परेचर नापें, 12 महीने का और एवरेज निकालें, शुक्र ग्रह का 467 डिग्री सेंटीग्रेड है। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, उसका 5 गुना टेम्परेचर या 4.5 गुना टेम्परेचर शुक्र ग्रह का केवल इस वजह से है कि शुक्र ग्रह के चारों ओर 17.5% कार्बन डाइऑक्साइड है। हमारे वातावरण में यह 0.002% जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है। तो देख लीजिए कि केवल एक कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हमारे चारों ओर जो हमारे कृत्यों से, या तो हमारे पेट्रोल और डीजल जलाए जाने के कारण और या फिर हमें थर्मल पावर प्लांट्स में जो कोयला जलाते हैं। तो कभी कभी हमको लगता है कार में पेट्रोल चल रहा है, उसका तो पीछे धुआं निकल रहा है, लेकिन हमारे ऊपर जो बिजली चल रही है, जो एसी चल रहा है, उस सब में हम पावर कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें 40 करोड़ टन कोयले की जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिवर्ष वायुमंडल में जाती है। और दूसरा, यह जो सारा, कई हम सोचते हैं हमने तो सोलर लगवा लिया है। अरे भाई, सोलर में भी सिलिकॉन इनगोट बनाने के लिए सिलिका यानी रेत को 1000 डिग्री पे गर्म करते हैं, इग्नाइट करते हैं, तो जाकर सिलिकॉन इनगोट बनता है। उसकी थिक बफरिंग में भी एनर्जी कंज्यूम होती है, फिर हम उसको फोटोवोल्टाइक सेल और फोटोवोल्टाइक पैनल बनाते हैं। तो इसलिए कहीं भी हमको यह जो अपना ऊर्जा भक्षी व्यवहार और ऊर्जा भक्षी जो उत्पादन प्रक्रियाएं हैं, उन पर हमें कहीं न कहीं अंकुश लगाना होगा। आज हम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमने कहा हम अब आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जाएंगे, जिससे कि फॉसिल फ्यूल में जो प्रदूषण फैलता नहीं फैलेगा। लेकिन लिथियम की बैटरी हमारी कार में लग रही है, जब उस लिथियम की बैटरी की जीवन अवधि पूरी हो जाएगी, उसके बाद में वह लिथियम सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण बनेगा। उसकी हम रिसाइकलिंग कैसे करेंगे? तो सारे हमारे सोलर पैनल्स छतों पर लगे हुए हैं या बड़े बड़े सोलर पार्क्स में लगे हुए हैं, उनका भी जब जीवन पूरा होने के बाद उसका हम क्या करेंगे? तो कहने का मतलब यह है कि जब तक हम अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाएंगे और अपना कम से कम हर एक व्यक्ति को और परिवार को अपने घर में एक चार्ट लगाना चाहिए और उसका एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन फुटप्रिंट यानी पर्यावरण को प्रभावित करने वाले उसके कौन कौन से ऐसे व्यवहार हैं और उसमें वह कितनी कमी प्रतिदिन, प्रति माह और प्रति वर्ष कर रहा है व्यक्ति। मैं थोड़ा व्यवहार पे ही आऊं। हमने अपने घर में पंखा खराब हो गया, मिक्सी खराब हो गई, अपने घर में फ्रिज खराब हो गया, हम कहेंगे 3 साल पुराना हो गया फ्रिज, इसको बदल देते हैं। औसत एक मध्यम वर्गीय परिवार अपने घर में जो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि चीजें लाता है, उसके कारण धरती की गोद 2.5 टन से सूनी हो जाती है। मान लो मैंने तो वो फ्रिज डिस्पोज ऑफ कर दिया, लेकिन उस फ्रिज को बनाने में जितना लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता वो सारे लगे, वह भी तो एक तरह से धरती में से हमने निकाल लिया ना। तो करीब हमारे ऊर्जा उपभोग से धरती की गोद 40 करोड़ टन से हर वर्ष हम सूनी कर रहे हैं। हम जो अनावश्यक अपने घर में सामग्रियों को बदल देते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को, उसके कारण हम धरती की गोद को 2.5 टन से सूना कर रहे हैं। और ऐसे ही हमारे सारे जो व्यवहार हैं, तो कहीं न कहीं हमें अपने उपभोग पर नियंत्रण किए बिना यह संभव नहीं है। और मुझे लगता है कि हमारे माननीय गोपाल जी ने भी धर्म का काफी उल्लेख किया। उदाहरण के लिए आयुर्वेद के ग्रंथों में जहां कहीं भी धातुओं और रत्नों की भस्म बनाने का अध्याय प्रारंभ होता है पुराने ग्रंथों में, उसमें लिखा रहता है, जबकि उसमें बहुत सूक्ष्म मात्रा में 1 ग्राम 2 ग्राम भस्म जो है शीशे की, तांबे की, जस्ते की, उससे व्यक्ति की चिकित्सा हो जाती है। या पुखराज की या माणिक की, इनकी भस्म कुछ मिलीग्राम्स में
उससे चिकित्सा हो जाती है और उतनी ही बनाई जाती है। लेकिन उसमें भी लिखा हुआ है जब तक किसी व्यक्ति के प्राण पर संकट न आए तब तक इन धातुओं और इन रत्नों को भूगर्भ से निकालकर उनकी भस्म बनानी नहीं चाहिए। ऐसा कोई करेगा जो अनावश्यक अगर इनको निकालेगा तो उसकी 7 पीढ़ी नरकगामी होगी। अर्थात हमने अपने धर्म तंत्र में इस प्रकार की मर्यादाएं संपूर्ण समुदाय के लिए निर्धारित की हैं कि पिछले लाखों करोड़ों वर्षों से इस धरती पर जो सृष्टि रही है वह बहुत सुखपूर्वक निवास करती है। कभी कभी मैं पूछता हूं अपने मित्रों से भी कि अर्थशास्त्र और प्रबंध से जुड़ा हुआ हूं, तो हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम बहुत पढ़ाते हैं, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बने। तो हम आधारिक रचनाएं कहते हैं अपने पावर हाउस जो इतनी मात्रा में कोयला और सारा उनका भक्षण करते हैं, हम अपने हाईवेज, हम अपने पोर्ट्स, हम शिपिंग, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इन सब की बात करते हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पर्यावरण को नष्ट करने वाला है, उदाहरण के लिए चीन के पास 11 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि थी, भारत के पास 16 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। चीन ने 1978 के बाद जो आधुनिकीकरण किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, 8 लेन रोड्स बनाई, बड़े मल्टीप्लेक्स बनाए, सारे जो एलिवेटेड रोड्स बनाई, उस सब में उसकी 2 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन नष्ट हो गई और आज उसके पास केवल 9 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि बची है। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारिक रचनाएं यानी जिसमें व्यक्ति रहता है, तो ये आधारिक रचनाओं में हमारी उपजाऊ मिट्टी, हमारा शुद्ध जल, हमारी वायु की शुद्धता, हमारी वातावरण की नीरवता, हमारा तापमान जो है व्यक्ति के रहने के अनुकूल होना, ये सारी हमारी आधारिक रचनाएं हैं। ये हमारी आधारिक रचनाएं इस सारे वातावरण को एक प्रकार से नुकसान पहुंचाने वाले सारी जो क्रियाएं हैं उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे। एक बहुत बड़ा दूसरा प्रश्न हम सबके सम्मुख उत्पन्न होता है। अब जैसा ग्रीन हाउस गैसेस जिस ढंग से निकल रही हैं, तो औसत प्रतिवर्ष हमारा जो है समुद्र का जल स्तर 1.8 मिलीमीटर यानी लगभग 2 मिलीमीटर करीब समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। पिछले 100 साल में समुद्र का जल स्तर 6 से 8 इंच बढ़ चुका है और अनेक ऐसे तटीय इलाके जलमग्न हो गए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आज यदि धरती का उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव का सारा बर्फ पिघल जाए और हिमालय आदि के ग्लेशियर है ये भी सारे पिघल जाए, तो आज जो पूरी धरती के क्षेत्र में 2/3 में सामुद्रिक जल और 1/3 में जो धरती का भूभाग निकला हुआ है वो सारा जलमग्न हो गए और एक प्रकार से उस जल प्रलय जिसका वर्णन विश्व के सभी ग्रंथों के ग्रंथों में है, हिंदू धर्म ग्रंथों पुराणों में भी प्रलय की बात आती है और यहाँ तक आता है ऋग्वेद और अथर्ववेद में कि जल प्रलय के बाद सबसे पहले तिब्बत का पठार उभरा। तो हम भी आज कहते हैं कि यह जो है इट इज द रूफ ऑफ द अर्थ, सबसे ऊंचा धरातल। तो यानी कि उसी प्रकार नूह's आर्क, जैसे हम मनु की नौका की बात करते हैं, नूह's आर्क की बात ईसाई ग्रंथों में भी है और इस्लाम के ग्रंथों में भी है। यानी कहीं न कहीं कुछ करोड़ वर्ष पहले यह जो संपूर्ण भूमंडल जलमग्न हुआ होगा और वह भी शायद हमारी पूर्ववर्ती जो मानव सृष्टि होगी उसके व्यवहार से ही ऐसा हुआ होगा और उसके बाद करोड़ों वर्षों में जाकर पुनः यह जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ टिल्टेड है और इसके कारण जो है समुद्र की जलवाष्प वायुमंडल में जाना और फिर दोनों ध्रुव पर बर्फ जमने का क्रम शुरू हुआ होगा और समुद्र का जल स्तर बढ़ा होगा। मैं पूरा घटनाक्रम इसलिए कह रहा हूं कि हमें अपने व्यवहारों को नियंत्रित करना होगा और यदि 2 माह में हमने घरों में बंद रहकर गंगा यमुना से लेके सारी नदियों को शुद्ध करने में सफलता पाई है, संपूर्ण वायुमंडल, तो क्या हम अपने बाद के व्यवहारों में हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारे सारे व्यवहारों को ठीक नहीं कर सकते क्या? आज लगभग जितनी हम ग्रीन हाउस गैस छोड़ते हैं आज ही हमारे पेड़ पौधे सोख लेते हैं। ऐसा औसत है कि हमारे जो धरती पे आम के बगीचे हैं, खास करके भारत में ही विशेष रूप से
आम के बगीचे हैं, वो करीब 5 करोड़ कारों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण की कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यदि, जैसा माननीय गोपाल जी ने भी कहा कि जो हमारे WHO के नॉर्म के आधार पे धरती पर प्रति व्यक्ति 422 पेड़ होने चाहिए और अपने देश में केवल 28 पेड़ हैं, तो हमें कहीं न कहीं पौधारोपण की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और इसके लिए कहीं न कहीं हमारे गवर्नेंस या लॉ में भी कहीं मैंडेटरी होना चाहिए कि जिससे कि संस्थानों, संगठनों और सभी को एक, यहाँ विषय चूंकि लंबा नहीं करूंगा, वेबिनार का समय 8 बजे तक है, 8 बजे धन्यवाद ज्ञापन होना था। एक बात मैं केवल इंगित करना चाहता हूं कि हम में से प्रत्येक पर्यावरण प्रेमी व्यक्ति प्रतिवर्ष 10, 20, 50, 100 पेड़ लगाता है, लेकिन क्या करते हैं हम, मोनोकल्चर पे चले जाते हैं। हमने नीम लगाया तो 100 नीम लगा दिए, अमलतास लगाया तो अमलतास लगा दिए, अशोक लगाया तो अशोक लगा दिया। इस धरती पर करीब 3 लाख प्रकार के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और 1.5 लाख प्रकार के इंसेक्ट्स हैं, कीट पतंग हैं, और इन सबका जीवन अन्योन्याश्रित एक दूसरे पर निर्भर है। और हमारी कृषि की उपज का 18 से 20%, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 18 to 20% ऑफ आवर एग्रीकल्चरल क्रॉप यील्ड इज ड्यू टू इंसेक्ट पॉलिनेटर्स। जो मधुमक्खियां, भौरे, तितलियां, ये जो पुष्पों में परागण करती है, परागण के कारण वो कृषि फसलों में उपज है। और फल सब्जियों का तो 50% यील्ड इन इंसेक्ट पॉलिनेटर्स के कारण है। और बादाम जैसे पेड़ में तो 100% इंसेक्ट पॉलिनेशन जरूरी है। अगर ये कीट पतंग समाप्त हो जाएंगे, मधुमक्खियां समाप्त हो जाएगी, तितलियां समाप्त हो जाएंगी, भौरे समाप्त हो जाएंगे, जो आज समाप्त होते जा रहे हैं, तो हमको प्रत्येक बादाम के पेड़ पर सीढ़ी लगाकर एक एक पुष्प में परागण करना पड़ेगा, जो असंभव होगा। और इतना सारा परागण जो हमारे कीट पतंग करते हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि बहुत सारी मधुमक्खियां आधा किलोमीटर तक भी नहीं जा सकती अपने जीवन में। तो आधा किलोमीटर की परिधि में उस मधुमक्खी को हर मौसम में साल के 365 दिन पराग के लिए पुष्प मिल जाए, ऐसा पौधारोपण होना चाहिए। अगर नीम ही लगाया हमने अगर आधा किलोमीटर तक, तो नीम के पुष्प तो 20 दिन 25 दिन रहेंगे, उसके बाद वो मधुमक्खियां नष्ट हो जाएंगी। अमलतास ही लगाया तो अमलतास के पुष्प भी 20-25 दिन रहेंगे, उसके बाद में वो नष्ट हो जाए, वो मधुमक्खियां नष्ट हो जाएंगी। और इसलिए जो हम पौधारोपण करते हैं, हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि प्रत्येक 5 किलोमीटर में हर मौसम में पुष्प देने वाले पेड़ लगाएं। करौंदे के पुष्प कब आते हैं, अंजीर के पुष्प कब आते हैं, नीम के पुष्प कब आते हैं, ये पूरा संतुलन। ऐसी ही स्थिति तितलियों की है। अलग अलग प्रकार की जो तितलियां हैं, वो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों पर ही अपने अंडे देती है। तो क्या हम एक 5 किलोमीटर के संकुल में विभिन्न प्रकार की जो तितलियों के अंडे देने के लिए जिस प्रकार के पेड़ पौधे हैं, क्या हम उनको लगा रहे हैं अपने घरों के बगीचे में? क्या हम उन पेड़ पौधों को लगा रहे हैं? यह तो हमें ध्यान रखना है। और इसी कारण फल भक्षी पक्षी भी बड़ी संख्या में नष्ट हो रहे हैं। आज फल भक्षी पक्षियों की कुल संख्या 10% से भी कम रह गई है, क्योंकि हमने अगर नीम लगाया एक साथ 20 किलोमीटर तक, तो नीम की निम्बोली तो 1 महीने के लिए आएगी, उसके बाद में उस पक्षी को खाने को कुछ नहीं मिलेगा, वो मर जाएगा। वो 1 किलोमीटर से आगे नहीं जा सकता, तो उसके बाद उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो पहले 5 किलोमीटर की परिधि में एक नीम भी होता, आम भी होता, बरगद भी होता, गूलर भी होता, उसमें अंजीर भी होता, टीमरू भी होता, रायण भी होती, मोलसेरी भी होती, ऐसे सभी प्रकार के पेड़ पौधे होते थे। मैं मूलतः उदयपुर से हूँ। उदयपुर में कोई आज से 200 साल पहले महाराणा सज्जन सिंह ने एक 4 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में बगीचा लगाया। उसका बैकग्राउंड पेपर में लिखा है उन्होंने उस समय वहां पर 1000 प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पतियां आदि लगाई। उसमें ध्यान रखा कि ग्राउंड नेस्टिंग बर्ड्स जो हैं, वो छोटी झाड़ियों के झुरमुट में 2-2.5 फीट ऊंची झाड़ियों के झुरमुट में अपनी रहती है, अंडे देती है। तो वैसी झाड़ियों से लेकर सब प्रकार का वहां पर एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की कोशिश की। तो मैं अधिक, अब चूंकि समय हो रहा है, हमारा 8 बजे इसका धन्यवाद ज्ञापन होना था, तो मैं अधिक लंबी बात न करते हुए केवल 3 बातें सबके सामने रखना चाहता हूं
कि एक तो हमारे ऐसे सारे व्यवहार जिसमें कि पर्यावरण में यह जो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ऐसे सारे व्यवहार जिससे कि हम धरती की गोद में से तांबा, सीसा, जस्ता अधिक निकालने की आवश्यकता होती है, और ऐसे सारे व्यवहार जिसके कारण हम जैव विविधता समाप्त करते चले जा रहे हैं, उन सबको ठीक से रेस्टोर करना आज आवश्यक है। बल्कि एक उदाहरण मैं अंत में और जोड़ देना चाहता हूं कि आज की तिथि में हमारे कृषि पूरी तरह से कि इनके ऊपर निर्भर हो गई, इंसेक्टिसाइड्स के ऊपर। अब इंसेक्टिसाइड्स का अगर हम देखें तो कुछ समय पहले सुनीता नारायण जी ने अपना कोका कोला का टेस्ट किया, तो उसमें इंसेक्टिसाइड की रेसिपी पाई गई। कोका कोला की रेसिपी में इंसेक्टिसाइड मिलाना नहीं है। खेतों में किसान जो इंसेक्टिसाइड डालता है वो बारिश के मौसम में नदी, तालाब और कुओं में पहुंचने के साथ ही उस ट्यूबवेल में भी पहुंच गया, जिसमें से कि कोका कोला कंपनी ने वो पानी निकाला होगा। और जिस कंपनी के पास दुनिया की बेस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, कोका कोला कंपनी के पास, वह भी अगर उस पानी में से इंसेक्टिसाइड की रेसिड्यू को नहीं निकाल पाया, तो जिस पैमाने पर आज इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं, और हमारे यहाँ जो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स एंड पेस्ट में नेशनल ज्योग्राफी कई संगठनों ने अध्ययन किया है कि किसी भी फसल पर कोई कीड़ा जब प्राचीन काल में लगता था, तो उस फसल में ही इस प्रकार के केमिकल सिंथेसाइज होते थे जिनकी खुशबू से या तो आसपास रहने वाले पैरासाइटोइड कैटेगरी के इंसेक्ट आते थे और फसल को नष्ट करने वाले उस कीट को खा जाते थे, उस पर एग ले करते थे, उस एग में से लार्वा निकलता था, उसे खा जाते थे, या सॉइल में रहने वाली चींटियां आके उसको खा जाते थे। अब हमारा ये इंसेक्टिसाइड का यूज, और जिन पेड़ पौधों पर या जो पेड़ पौधे हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं इस तरह के पैरासाइटोइड कैटेगरी के इंसेक्ट्स को, जो कि फसलों को नष्ट करने वाले कीट पतंगों को नष्ट करते हैं, वो सारे वो पेड़ पौधे भी हमने नष्ट कर दिए, और हमने इंसेक्टिसाइड कीट पतंगों को भी नष्ट कर दिया जो के लिए का काम करते हैं। अब आज हमने अपने देश में कृषि फसलों का क्षमा करें गोवंश का बिल्कुल हाइब्रिड कर दिया, जर्सी होल्स्टीन से क्रॉस ब्रीड हमने पैदा कर ली। और ये जो होल्स्टीन नस्ल है वो 100% और जर्सी नस्ल जो 50% A1 कैटेगरी का दूध, जिसमें A1 श्रेणी का दूध होता था। A1 श्रेणी का कैसिनो प्रोटीन होने के कारण डायबिटीज होती है अर्ली एज में, हार्ट में ब्लॉकेज होते हैं, 15-16 तरह की बीमारियां होती हैं। भारत आज डायबिटीज का कैपिटल वर्ल्ड का और हार्ट डिजीज का वर्ल्ड का इस प्रकार से कैपिटल बनता जा रहा है। उसका कारण ये कई वैज्ञानिक A1 मिल्क को देते हैं, यानी कि जो विदेशी ब्रीड की अफ्रीकन नस्ल। ब्राजील वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडियन ब्रीड ऑफ कैटल का एक्सपोर्टर बन गया, और हमारे देश में भी हमें वहां से आज सेमेन इंपोर्ट करना पड़ रहा है। हमारे देश में हमने शुद्ध अपनी जो थारपारकर, गिर, लाठी आदि हरियाणवी नस्लें लगभग समाप्त हो गई। हमने पिछले 40 सालों में अपनी कैटल ब्रीड को एक प्रकार से पॉल्यूट कर दिया, तो एक प्रकार से हमें अपना जर्म प्लाज्म की सुरक्षा भी पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यह एक विचारणीय बात हो जाती है। इसी प्रकार से आज की तिथि में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की तरफ जा रहे हैं। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अगर हमने बड़े पैमाने पर अपनाई, तो उदाहरण के लिए एक अंतिम उदाहरण में दिए बिना नहीं रोक पा रहा हूं। एक स्टार्लिंग कॉर्न नोवार्टिस इवेंटिस कंपनी ने डेवलप की। उसको जापान और कोरिया में एक्सपोर्ट करने से उस मक्का को खाने से, मॉडिफाइड मक्का को खाने से लोगों में एलर्जी होने लगी। उस मक्का को वापस रिकॉल करना पड़ा उस कंपनी को, एवेंटिस को। उसने रिकॉल किया, गलती से एक क्राफ्टबेल नाम की कंपनी ने उसको मक्का का ऑर्डर किया, और उसने गलती से वो मक्का सप्लाई कर दी उस कंपनी को, जो ह्यूमन कंजम्पशन की अनसेफ पाई गई थी जापान और कोरिया में एक्सपोर्ट करने के कारण। तो उसने 20 दिन बाद उस कंपनी को कहा, क्राफ्टबेल को, भाई मैंने जो आपको मक्का दी है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उसको वापस भेज दो। उन्होंने कहा हमने तो उसके टेक्सचर्स बना के मार्केट में लॉन्च कर दिए और अब नहीं कुछ हो सकता।
उन्होंने कहा कि पूरे अमेरिका के मार्केट में वो सारे आपके लॉट नंबर जिसमें हमारी कॉर्न को काम लिया है वो सारे आप रिकॉल करिए, उनको नष्ट करिए, उसका पैसा हम देंगे। अब अमेरिका जैसे देश में तो फार्मिंग कंपनियां हैं, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड और जेनेटिकली नॉन मॉडिफाइड क्रॉप्स को अलग रख लेते हैं, बीज को। हमारे देश में एक बार अगर हमने इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर क्रॉप्स को किसान के घर तक पहुंचा दिया तो उसके बाद में हमारा सारा जर्म प्लाज्म पोल्यूट हो जाएगा, और हम किस प्रकार से ये सारा करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो गवर्नेंस के मामले में जो हम आधुनिकता के नाम पर कई बार जेनेटिकली मॉडिफाइड, आज हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी आने लग गई है। ये जो गाजर घास खरपतवार को नष्ट करने के लिए ग्लाइफोसिनेट जैसा हर्बिसाइड हम छिड़कते हैं, जिससे महिलाओं में गर्भस्राव से लेकर अनेक प्रकार के कैंसर और बीमारियां पैदा होती है। अब उन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए जिस हर्बिसाइड का उपयोग किसान करता है तो उसकी फसल भी नष्ट हो जाती है। लेकिन मॉन्सेंटो आदि कंपनियों ने इस प्रकार के बीज हर्बिसाइड रेजिस्टेंट सीड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड तैयार कर रखे हैं, राउंड अप रेडी सोयाबीन, राउंड अप रेडी कॉर्न, ऐसे। तो उन फसलों के ऊपर अगर वो हर्बिसाइड छिड़क दोगे, खरपतवार नाशक, तो भी वो नष्ट नहीं होती है। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम जमीन में इतना ज्यादा उन फसलों के ऊपर ग्लाइफोसिनेट आदि अगर हर्बिसाइड छिड़केंगे तो क्या हमारी वाटर बॉडी शुद्ध रह पाएंगी। इसलिए मुझे लगता है कि कानूनी व्यवस्थाओं के माध्यम से और उसके साथ ही साथ हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन के साथ और न्यू कम्युनिटी नॉर्म के माध्यम से पर्यावरण का संरक्षण सबसे पहले आवश्यक है। नहीं तो हमारा पर्यावरण हम आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने योग्य नहीं छोड़कर जाएंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात को यहीं पूरा करता हूं। और आज की इस वेबिनार में जो मान्यवर मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान गोपाल जी आगे उपस्थित रहे हैं, और आप सभी जो प्रतिभागी जन यहाँ इस वेबिनार में किसी न किसी समय उपस्थित रहे हैं या अभी तक हैं, उन सबके प्रति भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका आभार। और मुझे लगता है कि आगे की कार्यवाही अब द्विवेदी जी करें। थैंक यू वेरी मच सर। और आपका जो सुझाव है, विचार है, हम लोग के लिए बहुत अनुकरणीय है। जो आपने जो ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए जो आपने जो प्रकाश डाला और इतने व्यापक दृष्टिकोण आपने प्रस्तुत किए, निश्चित हम हमारे सभी श्रोता हम लोगों के जो है उससे लाभ उठाएंगे। और सर अभी अपने डीन साहब जो है जुड़ चुके हैं, और तो अपने लॉ स्कूल के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर एस.के. सिंह सर जो हम लोग से जुड़ चुके हैं, जो इस वेबिनार के पैट्रॉन भी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत तकनीकी मजबूरियों और समस्याओं को माननीय कुलपति, माननीय अध्यक्ष महोदय के भाषण के बाद तो हमारा बोलना क्या उचित होगा? अध्यक्ष भाषण हो गया है तो क्या मैं इसमें अध्यक्ष भाषण हो गया है तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा। मैं माननीय कुलपति जी और हमारे मुख्य वक्ता मलकानिया साहब और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया, और ये कार्यक्रम सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड मैनेजमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया। इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय कुलपति जी की स्पीच बहुत अच्छी लगी। माननीय मुख्य वक्ता महोदय ने रीसेट बटन की बात कही, वो बहुत अच्छी थी, और मलकानिया साहब ने बड़ा सारगर्भित भाषण दिया। इन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। अब चूंकि माननीय अध्यक्ष महोदय का भाषण हो गया है तो मेरा अब इस बारे में बहुत ज्यादा समय लेना उचित नहीं होगा। मैंने सबकी बात सुनी, बहुत सुनी, लेकिन जुड़ने में मुझे प्रॉब्लम हो गई, लेकिन आखिर में मैं जुड़ पाया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू वेरी मच सर। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में मैं अपने मित्र और अपने सीनियर डॉक्टर प्रदीप तोमर सर जो कंप्यूटर साइंस के और इस संपन्न कराने में से सर से मेरा निवेदन है कि सर आप जो है वोट ऑफ थैंक्स जो है ज्ञापित करें। डॉक्टर तोमर सर। Good evening to all of you.
and good evening to all the participants, because without participants, we cannot do a successful webinar. So really very thankful to all the participants who are here in the Google Meet and also on the YouTube link. Now I give the vote of thanks to our Honorable Vice Chancellor, sir, who always motivate us to do the webinar on different things. So this is a really different webinar for me, because I'm not a man of management and I'm not a man of environment. But I'm a man of technology. So I think without technology, nobody will communicate about the management, environment, and the law. So I'm really thankful to our Honorable Vice Chancellor, sir. Now I thank you to our advisor of this webinar, who help us so much for to a series of webinars. We are going to conduct another webinar on 8th, which is the impact of COVID lockdown on the environment. And the third webinar, which we are planning with our Professor Sanjay Sharma, Dean sir, and our advisor of the webinar, Malkania sir, how to sustain this environment with the artificial intelligence technology to maintain the better environment. Now, finally, I thanks to all the participants and our keynote speaker, who give us so much knowledge about the environment management and the biodiversity. So, Krishan Arya ji, for this student, faculty, this webinar success. So, finally, thanks to Dr. Sandeep Rana, who provide us the technological support, and to Dr. Solanki, who help us to full streaming on the YouTube. So now, good evening to all of you at the end of this seminar. पर अगर आप सब अलाउ करें तो क्या हम एक जनगण मन यहाँ पर कर सकते हैं, because our dean Professor Sanjay Sharma always said to at the end of the webinar do जनगण मन. So शुभ नामे जागे जय राधा जन गण मंगल दायक जय हे भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. अच्छा.